हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से यूथ एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पटवारी के प्रीवियस पेपर 12 दिसंबर 2017 का पहला शिफ्ट का पेपर। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि अगले आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, व्याकरण में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने व्याकरण। व्याकरण का मतलब होता है भाषा से संबंधित नियम। ठीक है, भाषा में कुछ नियम होते हैं, वही व्याकरण का रूप होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रखा है इसने वाक्य। वाक्य जो है वो भाषा की सार्थक इकाई होती है और यह पूर्ण अर्थ देते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने शब्द। देखिए, अक्षरों का समूह जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से रहे तो वह शब्द कहलाता है। ठीक है, अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने पद। पद का मतलब होता है जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द का सही अर्थ है। तो देखिए दोस्तों, तद्भव यानी कि वे शब्द जो संस्कृत के हैं और परिवर्तित होकर हिंदी में आ गए हैं वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे हो गया परीक्षा, परीक्षा का होता है परख। एक होता है नारिकेल, नारिकेल का मतलब होता है नारियल। ठीक है, इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उससे उत्पन्न यानी कि संस्कृत से उत्पन्न। अगला प्रश्न है, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द हैं। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने देशज। देखिए, वे शब्द जो न तो संस्कृत से लिए गए हैं और न ही विदेशी भाषा से लिए गए हैं यानी कि देशी हैं, तो वे शब्द देशीज कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हो गया थैला, पेट, कबड्डी, बेटा, ये शब्द जो है ये सारे ही देशज शब्द हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने शंकर। देखिए दोस्तों, इस नाम से कोई भी शब्द का कोई भी प्रकार नहीं होता, तो ये तो गलत है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने संकर। संकर का जो मतलब होता है वो होता है दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द होते हैं, उन्हें शंकर कहते हैं। तो उस हिसाब से अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंकर। अब देखिए, जैसे हो गया रेलगाड़ी, इसमें रेल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी का मतलब जो है वो तद्भव भाषा का शब्द है। एक होता है पितृ छाया, यानी पितृ जो है वो तत्सम भाषा का शब्द है, छाया जो है वो तद्भव भाषा का शब्द है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने विदेशी। विदेशी यानी वे शब्द जो फारसी, अरबी, अंग्रेजी, चीनी भाषा से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशी भाषा मतलब विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे हो गया कोर्ट, जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है। एक होता है दुकान, दुकान अरबी भाषा का शब्द है। सिपाही, जो कि फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, उन्हें विदेशी भाषा के शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, निपुण का अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन दे रखा है इसने कुशल। तो कुशल का मतलब होता है चतुर, प्रवीण या फिर निपुण, तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने सकुशल, तो ये असंगत है, अशुद्ध रूप है। अगला ऑप्शन अकुशल, ये भी असंगत है, अशुद्ध रूप है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने सक्षम। सक्षम का मतलब होता है काम करने योग्य या फिर समर्थ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आना जाना इनमें से निम्न का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है इसने विपरीतार्थक युग्म। तो विपरीतार्थक का मतलब होता है वे शब्द जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं यानी कि विलोम शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे हो गया रात दिन, तो इस हिसाब से अपना जो सही आंसर बनेगा यही बनेगा। इसने आना और जाना दोनों ही विपरीत अर्थ दे रहे हैं। अगले ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने पर्याय युग्म। पर्याय युग्म का मतलब होता है समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द को पर्यायवाची या फिर समानार्थी कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया पानी, पानी का जो होता है पर्याय होता है जल, नीर। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक यानी कि ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक कहते हैं, और निरर्थक यानी कि ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक कहते हैं। जैसे सार्थक शब्द हो गया राम, ठीक है, कोई भी एक प्रॉपर अर्थ निकलता है। और निरर्थक यानी कि सलल या फिर कुछ भी कह दो आप, तो वो निरर्थक शब्द आएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रखा है इसने अनेकार्थी। अनेकार्थी यानी ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ठीक है, जैसे हो गया एक हार। हार का मतलब होता है गले का हार यानी माला होती है, और एक और मतलब होता है पराजय। ठीक है, हार जाना उसे भी कहते हैं।
अगला प्रश्न दे रखा है इसने, राजा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने शर्वरी। शर्वरी का मतलब होता है रात, निशा, ठीक है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने भूतेश। भूतेश का मतलब होता है शिव या फिर शंकर भगवान, ठीक है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने भूप। भूप का मतलब होता है राजा, स्वामी, ठीक है। तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने आर्यपुत्र। आर्यपुत्र का मतलब होता है आदरणीय व्यक्ति का पुत्र या फिर राजकुमार, ठीक है। अब अगला प्रश्न, विष्णु का उपासक के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने विष्णुपासक। तो देखिए ये विष्णुपासक जो ये शब्द है ये अशुद्ध शब्द है, ठीक है। वर्तने के हिसाब से ये अशुद्ध है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने विष्णु। विष्णु का मतलब होता है भगवान शिव, विष्णु की बात की गई है, ठीक है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने वैष्णव। वैष्णव का मतलब होता है विष्णु का उपासक, उसे वैष्णव कहते हैं, ठीक है। तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने उपासक। उपासक का मतलब होता है भक्त या फिर आराधना करने वाला, ठीक है। अब अगला प्रश्न, अन्वय का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, अन्वय जो है ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। इसका नियम होता है ई उ या ऋषि के बाद आने वाला जो स्वर होता है वह नए वर्ण यानी कि य व र में बदल जाता है, ठीक है। तो अपना सही आंसर बन जाएगा अनु प्लस अय, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें आप देखो नू में जो उ मात्रा छुपा हुआ है और आगे अ देखने को मिलेगा, तो वो बन जाएगा व में, ठीक है। तो अन्वय बन जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विस्तृत का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने विस्तार। विस्तार का मतलब होता है फैलाव या फिर बढ़ाना, ठीक है। अगला ऑप्शन दे रखा है निस्तार। निस्तार का मतलब होता है दोस्तों तैरकर पार करना या फिर छुटकारा, ठीक है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने संक्षिप्त। तो संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा रूप, ठीक है। तो यही अपना आंसर बन जाएगा। विस्तृत का मतलब होता है बड़ा रूप और संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा रूप। इसने विलोम पूछा है तो यही अपना सही आंसर है। अगला ऑप्शन दे रखा है संक्षिप्त। संक्षिप्त जो है वो अशुद्ध शब्द है, इसमें कोई भी मतलब नहीं निकलता है इसका, ठीक है। अब अगला प्रश्न, नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने निकम्मा। देखिए पहले तो देख लेते हैं उपसर्ग की परिभाषा। वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, ठीक है, वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो उस हिसाब से अपना जो सही आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए निकम्मा। इसमें नी जो है वो उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। अब अगला प्रश्न दे रखा, ऑप्शन दे रखा है इसने नीरज। नीरज का मतलब होता है कमल, ठीक है। अब अगला ऑप्शन दे रखा है इसने नीरा। नीरा का मतलब जो होता है वो होता है एकमात्र, ठीक है, उसे नीरा कहते हैं। अब अगला प्रश्न दे रखा है इसने नीरू। नीरू का मतलब होता है दोस्तों रोशनी, ठीक है, उसे नीरू कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शतांश शब्दों में निम्न में से कौन सा समास है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में देखिए दोस्तों आपको पता होगा कारक शब्द जैसे होते हैं जो के समान ऐसे आता है, जैसे हो गया नया है जो युवक यानी नवयुवक। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमेशा कारक चिन्ह होते हैं को, से, में, पर, काकी के लिए, वे तत्पुरुष समास में आते हैं। जैसे हो गया पनघट, पानी के लिए घट। अब अगला ऑप्शन दे रखा है इसने बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उससे में बहुपद होता है। जैसे हो गया भूतेश, भूत का ईश है जो, अर्थात शिव की बात की गई है, ठीक है। तो ये बहुव्रीहि। अगला ऑप्शन दे रखा है द्विगु समास। द्विगु समास में जो देखिए दोस्तों जिस समास का पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाची विशेषण होता है, ठीक है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे हो गया शत प्लस अंश यानी कि 100 अंशों का समूह, ठीक है, उसे शतांश कहते हैं। तो इस हिसाब से शतांश हो गया, तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। अगला प्रश्न है, सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा होगा, ठीक है। मुहावरा देखिए दोस्तों वे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक अलग विशेष अर्थ देते हैं वे मुहावरे कहते हैं, ठीक है। ये पूर्ण वाक्य न होकर वाक्यांश होते हैं, इन्हें जो है वाग्धारा भी कहते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए प्रभाव जमाना। सिक्का जमाना का जो मुहावरा बनता है वो बन जाता है प्रभाव जमाना। अगला प्रश्न, क्षुद्र का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए क्षुद्र।
आपको ध्यान रखना है कि क्षुद्र क्षत्रिय का आएगा उसमें छोटी मात्रा की लगेगा और द में निश्चय र आएगा, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन नंबर बी सी डी दे रखे वो तीनों ही अशुद्ध रूप से लिखे हुए हैं। अब अगला प्रश्न, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। शब्द दे रखा है इसने यथार्थ। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब होता है बनावटी या फिर अवास्तविक, तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा। काल्पनिक का मतलब होता है अवास्तविक यानी कि बनावटी, और यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, ठीक है। तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है मौलिक। मौलिक का मतलब होता है आधारभूत या फिर मूलभूत, उसे मौलिक कहते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है अनुदित। अनुदित का मतलब होता है पीछे कहा हुआ, उसे अनुदित कहते हैं। अब अगला प्रश्न ऑप्शन दे रखा है इसने अयथार्थ। अयथार्थ जो है वो अशुद्ध रूप दे रखा है इसने, ठीक है। वर्तनी के हिसाब से यह अशुद्ध लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा अद्भुत रस। अद्भुत रस की परिभाषा होती है कि आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखने या फिर सुनने से जो हैरानी वाला भाव उत्पन्न होता है वहाँ पर अद्भुत रस होता है, ठीक है। अब कविता को पढ़ते हैं अपन। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड। तो इसमें जो है वो हनुमान जी ने अपनी माता को अपना जो अखंड अद्भुत रूप दिखाया है, जिसमें रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ठीक है। तो अद्भुत रूप दिखाने से उनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड उनको देखने को मिले, ठीक है। तो उन्हें अखंड अद्भुत रूप अद्भुत दिखाई दिया है, तो वो अद्भुत रस में चला जाएगा, यानी कि अपना सही बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अद्भुत रस। अगला प्रश्न है, लता भवन ते प्रकट भे, ते ही अवसर दोऊ भाई, निकसे जनु जुग विमल, विधु जलद पटल विलगाई। में कौन सा अलंकार है? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। उत्प्रेक्षा का मतलब होता है संभावना। जब दोनों वस्तुओं में समानता होने के कारण उपमेय में उपमान की संभावना होती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। और इसमें वाचक शब्द होते हैं मानो, मनु, मानहु, जानो, जनु, जानहु। तो देखिए दोस्तों, इसमें वाचक शब्द जनु जो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये उत्प्रेक्षा अलंकार में चला जाएगा और अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। पहला ऑप्शन दे रहेगा इसने, मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का आभास हुआ, तो ये अशुद्ध वाक्य है। अगला ऑप्शन दे रहेगा इसने, मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का ज्ञान हुआ, ठीक है। तो ये भी गलत है, आनंद का ज्ञान नहीं हुआ होता है। अगला ऑप्शन दे रहेगा इसने, मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का अनुभव हुआ, ठीक है। तो ये अपना सही आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आनंद का अनुभव होता है, ना कोई ज्ञान होता है, ना आभास होता है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने, मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद ही आनंद हुआ, तो ये भी गलत है। अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, माखन चोर में कौन सा समास है? तो देखिए दोस्तों, इसने ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में देखिए दोस्तों, हमेशा कारक शब्द आपको देखने को मिलेगा, को, की, के, में, पर, के लिए। जैसे अपनों ने अभी पहले प्रश्न में देखा था, पनघट, पानी के लिए, घट। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में देखिए दोस्तों, दोनों ही पद प्रधान होते हैं और उनमें योजक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है, और इसके अलावा और, व, या जैसे शब्द लगाए जाते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में देखिए दोस्तों, है जो के समान जैसे शब्द आते हैं, जैसे अभी देखा था अपना नया है जो युवक, नवयुवक। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में जो है वो दोनों पद प्रधान न होकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। वहाँ पर बहुव्रीहि समास होते हैं। इसमें कारक शब्द होते हैं जो, है जिसका, जैसे हो गया माखन का चोर है जो, अर्थात माखन चोर यानी नंद किशोर की बात की गई है श्री कृष्ण की। तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा। अब अगला प्रश्न है, बाण और तालाब के भिन्न भिन्न अर्थ बताने वाला शब्द की सही जोड़ी कौन सी है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने शर और सिंधु। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर शर का मतलब होता है बाण और सिंधु का मतलब होता है महासागर, ठीक है। तो ये तो नहीं है, यहाँ पर तालाब दिया है तो महासागर हो गया, सिंधु का मतलब तो ठीक है समुद्र, ठीक है। तो ये नहीं होगा ऑप्शन। अगला देखते हैं, कृपाण और उदधि, ठीक है। तो कृपाण का मतलब होता है दोस्तों तलवार और उदधि का मतलब होता है समुद्र, तो ये भी गलत है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने सर, शर और सर, ठीक है। शर का मतलब होता है दोस्तों बाण, ठीक है। और जो
सर दे रखा है इसने, सर का मतलब है तालाब या फिर सरोवर, तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा था ना सेंधव और पुष्कर। सेंधव का मतलब होता है दोस्तों अश्व यानी कि घोड़ा, और पुष्कर का मतलब होता है तालाब यानी कि जलाशय। अब अगला प्रश्न, जलवायु निम्न में से किस समास का उदाहरण है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में आपको पता ही है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें जो है वो और व या होते हैं, ठीक है, समास विग्रह करने पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में दे रखा जल वायु, तो अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो बन जाएगा जल और वायु, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना जो सही आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। अगले ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आपको पता होगा हमेशा कारक शब्द का, की, के, में, पर, के लिए, जैसे हो गया पनघट, पानी के लिए घट। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में आपको पता ही होगा दोस्तों दोनों पद प्रधान न होकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जैसे माखन चोर, माखन जो है चोर, अर्थात श्री कृष्ण की बात कही गई है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने द्विगु समास। द्विगु समास में जो होता है वो हमेशा आपको पता है कि संख्यावाची शब्द होते हैं, पंचशर, 5 शरों का समूह यानी कि बाणों का समूह। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।